कि ईरान अमेरिका जंग में तो कूद गया था, लेकिन उसने उसके एग्जिट का कोई प्लान किया नहीं और इसी चक्कर में हम लोग 20 साल तक फंसे रह गए थे अफगानिस्तान में। लेकिन जब आप ईरान पे हमला हुआ तो उस हिमायत में आप इसलिए नहीं खड़े हुए कि कहीं निंदा इसराइल की ना हो जाए। तो नजर और नजरियों में फर्क होता है। हम अगर किसी के समर्थन में बोल रहे हैं तो हम उसके समर्थक हैं। अगर उसके दुश्मन के अगेंस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके समर्थक हैं। तो पूरा टूरिज्म उस पे इनका अटका हुआ है, पूरा टूरिज्म इनका परेशान है। होटल्स वाले जो हैं वो 25% की मार्जिन पे अपना रूम देने को तैयार है। होटल बिजनेस डाउन चल रहा है। यूरोप के एयरलाइन एक यूरोप की एयरलाइन थी, एफ से कोई नाम तो ध्यान नहीं है, उसने अपनी 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी क्योंकि वो फ्यूल इतना महंगा है, जेट फ्यूल इतना महंगा आ रहा है उनके पास कि वो अगर अपना रेट बढ़ाते हैं तो उनको पैसेंजर नहीं मिलेंगे और कम रेट पे चलाएंगे तो उनका लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो उन्होंने सस्पेंड कर दी है। तो ये आप मत समझिए कि जितना हमने आपको बता दिया है, खाली इतने ही मसले हैं। जितनी हमको जानकारी थी हमने आपको वो बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में है। एक चीज ये है, उन्होंने देखा पहले ही दिन हमला जब हुआ 45 मिनट के बाद जबरदस्त पलटवार हुआ जिसके बारे में पेंटागन ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा पलटवार होगा, ईरान ऐसा कर सकता है। पेंटागन छोड़िए, ईरान की आवाम ने नहीं सोचा था, ईरान की आवाम ने। बाकी दुनिया की दूसरी बात छोड़िए, ये पॉलिसी सिर्फ आईआरजीसी ने पहले से बना के रखी थी कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। उसके ऊपर पहले से उन्होंने बोला भी था और वही किया जो उन्होंने बोला था। जब बोला था तो लोग बहुत लाइटली लेते थे। आज लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों को और ईरान की बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ज्यादती होलोकॉस्ट करार देना इस बात को, और खास तौर से मोसाद के साबिक चीफ का, ये इस बात की दलील है कि इजराइल ज्यादती कर रहा है, इजराइल नाइंसाफी कर रहा है और इजराइल किसी कानून को नहीं मान रहा है। तो हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं। मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ। एडवोकेट राशिद रिजवी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। रिसर्चर हैं, रिसर्च भी करते हैं, चीजों को तलाश करते हैं और फिर उस पर अपना एक नजरिया कायम करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। राशिद साहब, क्या अपडेट है? आज तो कई बड़ी अपडेट्स ऐसा लग रहा है कि नजर आ रही है। राशिद साहब, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 देशों के दौरे में ओमान, मस्कट ओमान, पाकिस्तान और रशिया, 3 देशों की यात्रा में इन्होंने पाकिस्तान की 3 बार यात्रा की। पहले वो गए इस्लामाबाद, उन्होंने अपना प्रपोजल दे दिया। वहां से चले गए ओमान, उनका प्रपोजल अमेरिका ने रिजेक्ट करके कहा कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बना के दो जिससे बात हो सके। तो फिर वहां वो रुके, रुक करके उन्होंने दूसरा प्रपोजल भेज के चले गए वो रशिया। अब रूस से जब वो आए तो वो वाला प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर वो इस्लामाबाद आए, आने के बाद उन्होंने तीसरा प्रपोजल दे करके कहा कि ये लास्ट है, इसके बाद हमारे तरफ से कोई प्रपोजल नहीं जाएगा, क्योंकि हमसे जितने मर्तबा वो रिक्वेस्ट करते हैं, ये कहा अब्बास कराची ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हमने उनको प्रपोजल दिए। तो प्रपोजल दिए जाते हैं डिस्कशन के लिए, न कि रिजेक्शन के लिए। आप अगर रिजेक्ट कर दोगे बिना बात किए हुए और ये आपकी हट है कि आप पहले न्यूक्लियर पे बात करोगे, तो ईरान तो 2 बार न्यूक्लियर पे बात कर रहा था, तो आपने हमला क्यों किया? अब आप चाहते हो कि हुर्मुज का प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो अब आप पहले हुर्मुज से बात कर लो,
फिर पूरी जिंदगी पड़ी है आप न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट में बात करने के लिए, और आप चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम का सलूशन अभी ही हो जाए, क्विकली हो जाए। तो एक चीज तो आप पता ये याद रखना कि हम अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी देश को नहीं देंगे और ना उसको हम रोकेंगे। अब इसके बाद कोई बात आपको करना है तो आप बात करो, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। तो उसके बाद वाशिंगटन में आज का सुबह, यहाँ का सुबह वहां की शाम थी, करीब 2 घंटे तक व्हाइट हाउस में बैठक चली। बैठक में माथापच्ची हुई, लेकिन कोई भी सकारात्मक उस पे रिजल्ट निकला नहीं। रीजन क्या है? अमेरिका के पास हमला करने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब वो तभी हमला कर सकता है जब वो जा करके कांग्रेस से परमिशन ले, और अमेरिकन कांग्रेस उसको परमिट करे तो वो फिर आराम से वियतनाम की तरह 8 साल की तरह युद्ध लड़े। जैसा कि उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप बताइए कि कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? जब जब प्रपोजल ईरान दे रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसमें और कितना टाइम लगेगा? आपको नहीं लगता है कि 2 महीने हो रहे हैं? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वियतनाम में तो 8 साल लगे। मतलब वो एक सिग्नल लेना चाह रहे हैं ईरान को भी कि हमको भी बहुत जल्दी नहीं है, तुम आराम से दो प्रपोजल। और उनको ये लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि हमने हुर्मुज को एक तरफ से ब्लॉक करके बहुत बड़ी अपनी एक बढ़त बना ली है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अगर वो इस चीज़ को अपनी ही जीत साबित करना चाहते हैं कि हमने वहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, ईरान परेशान हो जाएगा और ईरान उस पे हमसे समझौता करेगा, हमसे बात करेगा, तो हम उनसे इस चीज़ के ऊपर नेगोशिएशन कर लेंगे। अभी तक तो इनका कहना क्या होता था? अभी तक इनका कहना यही रहता था कि सारे कार्ड मेरे पास हैं, मेरे पास बहुत पत्ते हैं, ईरान बच के जा नहीं सकता है। ईरान को मतलब जो जो इनका इनके पास लैंग्वेज होती थी, जो इनके पास अ, हथकंडे होते थे, मतलब टेरर लैंग्वेज के, वो सारे उन्होंने यूज़ किए। अब जब परेशानी सर पे आ गई, मुसीबत सर पे आ गई, वो भी हम आपको गिनाएँगे अभी कि ट्रम्प के सर पे कितनी मुसीबत है। तो वो उनका लहज़ा नरम हुआ। आप देख रहे होंगे 4-5 दिन हो गया, 6 दिन हो गए हैं कि ईरान ने वो अमेरिका ने क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई बहुत कड़ा लहज़ा यूज़ नहीं किया, कोई बदतमीज़ी यूज़ नहीं की। और जो इनका इनकी फ़िल्मों का नाना पाटेकर था, क्या नाम था उसका? इनका वॉर मिनिस्टर हेगसेट, वो बड़े-बड़े डायलॉग मारता था, उसके भी डायलॉग बंद हो गए। उसको तो ईरान के ऊपर बोलने के लिए बंद कर दिया गया। अब ईरान के लिए ऊपर बोलने के लिए मार्क रूबियो को खड़ा कर दिया गया कि मार्क रूबियो ईरान पे बात कर सकते हैं मीडिया के सामने। एक्सेस को बिल्कुल मना कर दिया कि आप ईरान के ऊपर कोई बात नहीं करोगे। तो रूबियो का भी सुबह का ही बयान था। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर जो है पूरे मिडल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उस मतलब हमको समझ में आता नहीं उन पत्रकारों का कि ईरान का न्यूक्लियर मिडल ईस्ट के लिए खतरा है, लेकिन इज़राइल का नहीं है। वो पूछते क्यों नहीं है कि इज़राइल के बारे में आपने अभी तक कुछ क्लियर किया ही नहीं है। इज़राइल के ऊपर आप कोई रोकथाम करते नहीं हो। अगर इज़राइल न्यूक्लियर पे काम नहीं कर रहा है या उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, तो फिर डिमोना में जब अटैक हुआ था तो सब इतना परेशान क्यों हो गए थे? आखिर क्या था डिमोना में? कोई उस पे बात ही नहीं कर रहा है। तो खैर वो छोड़िए। उन्होंने क्या किया कि होर्मुज़ को ब्लॉक करके अपनी जीत समझ लिया। अब उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि बाब-उल मंदब स्ट्रेट, जैसे हुर्मुज़ स्ट्रेट है, तो ऐसे एक है लाल सागर में बाब-उल मंदब स्ट्रेट, जिसको कवर करता है यमन का हूती। तो हूती करता है कंट्रोल, हूती के अलावा सोमालिया ने भी
एकदम साफ-साफ कह दिया है कि हम यहाँ से इज़राइल और अमेरिका के जहाज़ को जाने नहीं देंगे और शायद इज़राइल के किसी एक जहाज़ पे कार्गो पे अटैक भी किया है सोमालिया ने। तो ख़ैर सोमालिया को हम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। तो सोमालिया ने जब उन पे अटैक कर दिया, उसके बाद भी इस ये चीज़ ये मुद्दे को उछाला नहीं गया मीडिया में, कोई जगह नहीं मिली। अब आइए आप देखिए दिक्कत क्या है? असल में डोनाल्ड ट्रम्प की परेशानी क्या है? जो फिशिंग वाले अपनी बोट लेके जाते थे, तो जिस अपनी बोट में वो $15,000 का फ्यूल एक बार में टैंक पूरा भरा लेते थे। आज वही टैंक भरने में लग रहा है $50,000। $15,000 का तेल वो खर्च करते थे, तो $40,000 की मछलियाँ लेके आते थे। अब आज उनके पास सिचुएशन ये है कि वो $50,000 का तेल खर्चा करेंगे, तब वही $40,000 की मछली आएगी। इनका टाइम वेस्ट होगा, ये लॉस पे है। तो सारी फिशिंग बोट खड़ी हुई है। उन्होंने खड़ा कर दिया कि अपने पास से पैसा खर्चा करने से बेहतर ये है कि वही पैसे से हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे और अपने घर में बैठ के खा लेंगे या कोई दूसरा काम कुछ दिन देख लेंगे, हम फिशिंग बोट का कोई काम नहीं करेंगे। एक दिक्कत ये है, किसानों वाली दिक्कत भी सामने आ रही है, किसान भी परेशान है। अमेरिका के कुछ 10-12 बड़े ज़िले हैं, जैसे आपका न्यूयॉर्क है, बड़ा है, वॉशिंगटन है, बड़ा है, लॉस एंजेलिस है, बड़ा है, लॉस वेगास है, न्यू जर्सी है, कैलिफ़ोर्निया है, फ्लोरिडा है और सेंट लुइसियाना है। तो इस तरह से 12 12-13 ज़िले हैं, ऐसे जो बड़े जैसे अब मेट्रो सिटी जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई इस तरह से बड़े-बड़े हैं वो। लेकिन आप जब जाओगे तो 30 से 35 ज़िले ऐसे हैं, जो छोटे ज़िले हैं, जहाँ पर महँगाई का असर सामने दिख रहा है। लोग परेशान हैं, वो परेशानी भले ही वहाँ की मीडिया अभी हाइलाइट नहीं कर रही छोटे ज़िलों की लेकिन वहाँ के लोगों में परेशानी है। वो बात भी आ रही है डोनाल्ड ट्रम्प तक कि वो परेशानी बड़े ज़िलों तक आ जाएगी, अगर कुछ नहीं किया गया जल्दी तो। दूसरी तरफ से यूरोप चढ़ाई किए हुए है। यूरोप सारा ठीकरा फोड़ रहा है अमेरिका के ऊपर कि आपकी वजह से हम लोग बर्बादी के कगार पे आ गए हैं। मुमताज़ भाई, जो होटल वहाँ पर $500-700 पर डे के थे, आज वो $100 पे खड़े हुए हैं कि कोई आ जाए। मतलब पूरा यूरोप का बिज़नेस टूरिज़्म पे डिपेंड करता है। 28 देश हैं, किसी एक देश का आप वीज़ा ले लो, तो आप पूरे यूरोप में घूम के आ जाओ। किसी एक हंगरी का ले लो आप, ब्रिटेन का ले लो आप, पुर्तगाल का ले लो आप, किसी भी एक ग्रीस का ले लो, किसी भी एक देश का ले लो आप। वीज़ा पूरा यूरोप आप घूम के आ जाओगे, उसी वीज़े पे, कोई रोक-टोक नहीं है आपको। तो पूरा टूरिज़्म उस पे इनका अटका हुआ है, पूरा टूरिज़्म इनका परेशान है। होटल्स वाले जो हैं वो 25% की मार्जिन पे अपना रूम देने को तैयार है। होटल बिज़नेस डाउन चल रहा है। यूरोप के एयरलाइन एक यूरोप की एयरलाइन थी, एफ से कोई नाम तो ध्यान नहीं है। उसने अपनी 2000 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द कर दी, क्योंकि वो फ्यूल इतना महँगा है, जेट फ्यूल इतना महँगा आ रहा है उनके पास कि वो अगर अपना रेट बढ़ाते हैं, तो उनको पैसेंजर नहीं मिलेंगे और कम रेट पे चलाएँगे तो उनका लॉस होगा, प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो उन्होंने सस्पेंड कर दी है। तो ये आप मत समझिए कि जितना हमने आपको बता दिया है, खाली इतने ही मसले हैं। जितनी हमको जानकारी थी हमने आपको वो बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर में है। एक चीज़ ये है
दूसरा पहलू आप देखेंगे कि इस बात को लिंगर ऑन करना एक स्ट्रेटेजी भी समझ में हमको आती है, वो किसी को आती है, नहीं आती है, सबका अपना अलग नज़रिया है। क्योंकि हमने आपके प्लेटफ़ॉर्म पर कई मर्तबा एक बात बोली है कि जो नज़र आता है, सिर्फ़ उसी को नज़रिया नहीं बनाना चाहिए, जो नज़र आता है उसके पीछे भी देखना चाहिए, कि एक्चुअल में इसके पीछे कहानी क्या है। तो हमको जो लगा, वो यही लगा कि अभी इज़राइल को पूरा टाइम दिया जा रहा है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को तुमको कैप्चर करना है, खाली करवाओ और सारे गाँव को डिमोलिश करो। जो गाँव डिमोलिश हो जाते हैं, जब गाँव के लोग वापस आते हैं, तो गाँव में अपना कोई एक मकान नहीं मिलता उनको, छत कोई एक नहीं मिलती कि जहाँ पे वो बैठ सकें। पूरे के पूरे गाँव की छतें डायनामाइट से पूरा मकान उड़ा दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, पूरा की पूरा। लोग आके अपने खलिहान में बैठ के लेबनान में रो रहे हैं। ये परमिशन इज़राइल को कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। क्या अमेरिका ने रोका कि तुम ऐसा नहीं करोगे? बिल्कुल खबरदार रुक जाओ। नहीं, नहीं रोका। और अगर ईरान अटैक करना शुरू कर दे, उसी तरीके से जैसे इज़राइल लिबनान पे कर रहा है, तो अमेरिका के साथ-साथ जितने भी ये यूएस के ये वो है ना, क्या बोलते हैं आप मक्कार लोग सॉरी यूरोप के, ये सब खड़े हो जाएँगे। आज हमको आपको लगता है कि यूरोप ईरान के साथ खड़ा है, वो ईरान के साथ नहीं खड़ा है, वो एक्चुअल अमेरिका के अगेंस्ट है। तो उसको हम मान लेते हैं कि उसके अगेंस्ट है तो ईरान के साथ है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक जब जंग शुरू हुई, उसके दूसरे दिन सारे अरब देशों को फ़ोन किया, ट्वीट किया, निंदा की हमले की। तो आपने हिमायत तो की उनके साथ, अरब देशों के साथ, कि आपने दिखाया कि मतलब हम इनके ऊपर जो हमला हुआ है, उस पे हमको दुःख है, इस दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं और एरिया में शांति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो इनडायरेक्ट आप निंदा ईरान की तो कर रहे हो आप। लेकिन जब आप ईरान पे हमला हुआ तो उस हिमायत में आप इसलिए नहीं खड़े हुए कि कहीं निंदा इज़राइल की ना हो जाए। तो नज़र और नज़रिए में फ़र्क होता है। हम अगर किसी के समर्थन में बोल रहे हैं, तो हम उसके समर्थक हैं। अगर उसके दुश्मन के अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके समर्थक हैं। आज चिल्ला रहा है आपका ज़ेलेंस्की इज़राइल के खिलाफ कि रशिया ने जो हमारे गेहूँ कैप्चर किए हैं, वो चोरी का गेहूँ है और उसने तुमको बेचा है, तुमने खरीदा है, तुम्हारे पोर्ट पर वो शिप खड़ी है। इज़राइल ने कहा सबूत दो कि वो चोरी का है। मतलब जियोपॉलिटिक्स आप देखिए कि रशिया समर्थक ईरान का है, लेकिन अनाज बेच रहा है इज़राइल को। ज़ेलेंस्की समर्थक किसका है? इज़राइल का है, लेकिन विरोध भी कर रहा है इज़राइल का, तुमने ये गलत किया है। ये जियोपॉलिटिक्स है। उसने कहा ये बात को हम लेके जाएँगे यूएन तक और पूरे यूरोपीय कंट्री में दबाव बनाएँगे कि इज़राइल के ऊपर सैंक्शंस लगें। यहाँ तक बात वो कर रहा है कि सैंक्शंस लगें और यही ज़ेलेंस्की जब 2023 में हमला हुआ था तो दौड़ के जाके लपट गया था नेतन्याहू से। ये भी पहुँच गया था श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यूरोप कंट्रीज़ आज अगर चाइना के साथ अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, तो मुमताज़ भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और इसका मतलब ये भी नहीं है कि समझिएगा कि ईरान के साथ खड़े हैं वो। उन्होंने देखा पहले ही दिन हमला जब हुआ, 45 मिनट के बाद ज़बरदस्त पलटवार हुआ जिसके बारे में पेंटागन ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी, कि ऐसा पलटवार होगा, ईरान ऐसा कर सकता है। पेंटागन छोड़िए, ईरान की आवाम ने नहीं सोचा था, ईरान की आवाम ने। बाकी दुनिया की दूसरी बात छोड़िए। ये पॉलिसी सिर्फ़ आईआरजीसी ने पहले से बना के रखी थी, कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। उसके ऊपर पहले से उन्होंने बोला भी था और वही किया जो उन्होंने बोला था। जब बोला था तो लोग बहुत लाइटली लेते थे। आज लोग हँसी-मज़ाक में ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की बातों को और ईरान की बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं।
वक्त बदल गए, हालात बदल गए हैं। ईरान को लोग बहुत वजन से देख रहे हैं, अब हल्के में नहीं देख रहे हैं ईरान को। तो ईरान पे हमला होने वाला है, ये यूरोप कंट्रीज को पता था। ईरान पे हमला हो गया, पलटवार हुआ। जब पलटवार हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी तो किसी यूरोप कंट्री की हिम्मत नहीं पड़ी ईरान के खिलाफ खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक यूरोप कंट्रीज उछल उछल के वहीं पहुंच रही थी जहां पर वो सामने वाले को बेबस पाते थे। इराक को मारा, इराक में तबाही की, इराकियों के पास था क्या? क्या उनके पास फाइटर प्लेन थे जो इनके ऊपर अटैक करते? क्या उनके पास ऐसे मिसाइल थे जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करते? इसी तरह इन्होंने अफगानिस्तान में किया। अफगानिस्तान के पास क्या था? उनके पास कौन से हथियार थे? उनके पास 147, उसके अलावा क्या था? ये जो है बम्बार्ड करते थे, ये बॉम्बिंग करते थे। ऊपर से उड़ा दिया उन्होंने, कई कई मकान उड़ गए, कई लोग मर गए। अब पेपर में आ जाता था कि 5 सिविलियन मरे, 7 सिविलियन मरे, मरते कितने पता नहीं। आतंक के नाम पर कितने सिविलियन मारे गए मिडिल ईस्ट में, ये दुनिया देख रही है लेकिन खामोश है। तो मुमताज भाई, आज डोनाल्ड ट्रंप जहां पर फंसे हुए हैं, अब उनको समझ ये नहीं आ रहा है कि हम पहला कदम आगे बढ़ दाहिना कदम आगे बढ़ाएं या बायां कदम बढ़ाएं। जो भी कदम बढ़ाना चाहते हैं उसमें वो फंस जाते हैं कि ये बढ़ाएंगे तो इस पे कमेंट है, ये बढ़ाएंगे तो इस पे कमेंट है। आप देखिए ना, जर्मनी के चांसलर ने क्या कहा। हमने आपको एक पोस्ट जर्मनी के चांसलर की भेजी थी, 13 जनवरी की थी, जिसने उसने कहा था कि 1 हफ्ते में रिजीम चेंज हो जाएगा, 1 हफ्ते में उस पे हमला होगा, रिजीम चेंज होगा, ये सब होगा। तो इन सबको सारी चीजें पहले से पता थी। अब आज क्या वो बोल रहा है कि ईरान ने जो भी किया है वो काबिल तारीफ है, जिस तरीके से पलटवार किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान एक मजबूत देश है। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने मजाक बना लिया है, डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बना के रखा है। वो खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से। ईरान खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से। फिर उसने एक पॉडकास्ट पे उसने एक बात बोली कि ईरान अमेरिका जंग में तो कूद गया था, लेकिन उसने उसके एग्जिट का कोई प्लान किया नहीं, और इसी चक्कर में हम लोग 20 साल तक फंसे रह गए थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी हमारे पास कोई एग्जिट का रास्ता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वहां पर बहुत चीजें झेली हैं, बहुत नुकसान उठाए हैं।